Sumit, now am I audible? नव्या, ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अच्छा, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, ये दोबारा से समझ लो देख एक बार। तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है, ठीक है, साइंस एंड टेक का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा क्या क्या हमने चीजें पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है। बट उसके अंदर सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं है और डिटेल्ड नहीं है, इस वजह से हमें ये चीज पता करनी पड़ेगी कि हमने कैसे उस सिलेबस को करना है, ठीक है, या क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पेपर की डेप्थनेस का पता चल जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, कितनी डेप्थ में कवर करने हैं, प्रीलिम्स के लिए कैसे, मेंस के लिए कैसे कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो साइंस बेसिकली मीन जनरल साइंस, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आती है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बट करंट अफेयर्स इनके इनसे रिलेटेड अगर आया हो तो पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली रिएक्शंस वगैरह होते हैं जो कि नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर भी ज्यादातर मतलब के थ्योरम्स या न्यूमेरिकल्स वगैरह टाइप्स होते हैं, बट उनसे बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा मतलब के टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट ये बेसिकली पिछले 10 सालों में, पिछले 10-15 सालों में बहुत कम पूछे गए हैं, पूछे ही नहीं गए। अगर इनको टेक्नोलॉजी से रिलेट करके सवाल जो है वो आ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बायोलॉजी की ऐसी बात है कि बायोलॉजी जो है वो आजकल डिजीजेस, वैक्सीन वगैरह को लेके बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं और बहुत ज्यादा ये चीजें फैल भी रही हैं, बीमारियां। तो इस वजह से इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसको पढ़ने के लिए हमें इसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक्स को जान जाएंगे तो हम इस चीज को, जो भी वैक्सीन वगैरह उनकी वर्किंग वगैरह, जैसे एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, तो अगर आपको एमआरएनए पता होगा तभी आप, अब एमआरएनए बाद में पता होगा, पहले आपको आरएनए का पता होगा तो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हम बेसिक्स के अंदर कवर अप करेंगे, फिर हम चलेंगे टेक के पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो पहले हमें बेसिकली बायो वाला पार्ट जो है वो कवर अप करना पड़ेगा, और कुछ कुछ चीजें जो हैं इसके अंदर से अगर कुछ होगा, बेसिक हमें लगेगा, तो वो भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले बताते हैं डेप्थ ऑफ एग्जाम, ठीक है। दूसरी ये चीज बताते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड मतलब के सारे वही टॉपिक, जरूरी नहीं है कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सिर्फ वही करने, बस वही, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिर क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड एंड जो भी आइडियाज हमें वहां से मिलेंगे कि भाई ये टॉपिक भी नया है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जरूरी थोड़ी है, अब जैसे पहले डीआरएस सिस्टम आया था क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना, वो रिव्यू वाला सिस्टम, तो वो 2013 के अंदर आया था और 13 के मेंस में ही पेपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है कि भाई वो नई टेक्नोलॉजी आई थी, अब पहले थोड़ा कोई पूछ रखा था। अब बायोटेक के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, मतलब कि बायोटेक में से फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ठंडी हो गई, ठीक है, तो वो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें वो चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर तीसरी चीज जो है वो हमने देखना है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है कि भाई कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं,
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नैनोटेक, बायोटेक, बायोलॉजी, डिजीजेज। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पे हमने एक रिसर्च वर्क करना है। रिसर्च वर्क क्या करना है, इन टॉपिक्स पे नहीं करना, रिसर्च वर्क करना है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हमने रिसर्च एंड एनालिसिस करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बायोटेक के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10-15 सालों में, किस किस टॉपिक में से कितने नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है ना। अल्टीमेटली देखो, हमने एग्जाम निकालना है, पहले एग्जाम निकालना है, बाद में पीएचडी भी कर लेंगे हम किसी ना किसी चीज पे। ठीक है, और उसके बाद फिर चाहे आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना किसी भी चीज को, आपका मन करेगा कि भाई मैंने इसरो का कोर्स करना है, ठीक है, इसरो छोटे मोटे कोर्सेज करवाता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, कि मैंने वो करना है, तो कर लेना, बाद में कर लेना। ठीक है ना। पर पहले हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट वो चीज क्या हो जाएगी, सी एक ना स्केल होता है। ठीक है, स्केल क्या है, मतलब के, या ग्राफ लगा लो, चलो ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, ये है कोई भी टॉपिक को पढ़ने की डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये है बेनिफिट। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ते हो तो उससे आपको यहां तक ही बेनिफिट होगा। आई एम सॉरी। तो यहां तक ही बेनिफिट होगा, ये है हाईएस्ट बेनिफिट फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा आगे तक पढ़ने की कोशिश करोगे तो वैसे वैसे उसकी जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो ये जो बेनिफिट है, तो यहां तक पेपर में सिर्फ यहां तक ही पूछा जाएगा, पेपर में सिर्फ इस लेवल तक ही पूछा जाएगा, बट स्टिल हमें मैक्सिमम बेनिफिट यहां तक। क्यों? क्योंकि अगर घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए अवॉइड पीएचडी as the paper suggests that paper's name suggests journal studies। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम ये चीजें करेंगे। तो ये चीजें हमने देखनी है, ये छांट करके रख लेनी है एक लिस्ट बना करके, कि अगर बायोटेक में से पूछा जा रहा है तो किस चीज में ज्यादा पूछ रहे हैं, एडिटिंग के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं या कोई भी चीज। वैसे छोटा सा टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट स्टिल इसको हम मैक्रो टॉपिक ही मान के चलेंगे, तो मैक्रो टॉपिक्स के ही हमने निकालने हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखना है कि पैटर्न जो है पेपर का, पेपर का पैटर्न क्या बोल रहा है, पेपर का पैटर्न क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग पूछे जा रहे हैं, या कौन से पूछे जा रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई पेपर में ज्यादातर इनकरेक्टली मैच्ड, मैच द फॉलोइंग, है ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप ही बेवकूफ हो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ऐसी लगा रहे हो जिसके अंदर एक भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नहीं है, या आपके माइंड में आप वैसी चीजें ध्यान में ही नहीं रख रहे। अगर मैच द फॉलोइंग है तो इसका मतलब वो 99.99% चांसेस है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा इसका मतलब। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि हमें फिर फैक्ट्स याद करने हैं कि भाई कंसेप्ट याद करने हैं। तो वन लाइनर होगा तो ये भी, इट में बी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि फैक्चुअल होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कंसेप्चुअल होगा। वन लाइनर में ये चीज है कि वन लाइन आप वो पैरा ही इतना बड़ा बना के भेज दें कि 4 ऑप्शंस में से चूज करना हो, तो होता इजी है। ठीक है, बट उसके अंदर रिस्क प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी 25% की प्रोबेबिलिटी है सही होने की बस।
बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट वाले के अंदर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। आजकल का जो ट्रेंड बोल रहा है वो एलिमिनेशन मेथड को भी मतलब मात दे रहा है ना, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, तो वो हमें उलझा देता है चीजों को। तो उसके लिए क्या मतलब है, उसका मतलब है जो नया ट्रेंड आया है, इसका मतलब है कि यू हैव टू बी 100% श्योर अबाउट एवरी स्टेटमेंट। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पर कौन सी, या ऑल या 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि 3 में से 2 सही हैं, तो कौन सी। अब आपके हिसाब से तो दूसरी भी गलत हो रही है, तीसरी भी गलत हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। वो कैसे होंगे, एक तो वो ग्राफ के जरिए, ठीक है, उतनी डेप्थ में पढ़ेंगे। दूसरा प्रैक्टिसिंग, मॉक टेस्ट के जरिए। और देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताता है नेचर ऑफ एग्जाम। नेचर ऑफ एग्जाम कैसे, ये हमें बताता है कि भाई कंसेप्चुअल पढ़ना है या फैक्चुअल पढ़ना है, ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कि क्या ये पूछा कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, या ये पूछा कि इसका स्पेस टाइम से क्या रिलेशन है, या ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में रिलेटिविटी की थ्योरी बताती है, क्या ये पूछा। तो अगर आपने रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ रखी है, ग्रेविटेशनल वेव्स पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को करने के लिए एबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो चीज हमें समझनी है पेपर से, कि कितने परसेंट क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, कितने परसेंट कंसेप्चुअल। अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअली क्वेश्चन मार रहे हैं तो रट्टा मारने कोई फायदा ही नहीं है, तो सारा समझना ही पड़ेगा डिटेल में। अगर आपको लगता है कि रट्टा मार चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप देख लो कि हाँ भाई रट्टा की कौन सी वैक्सीन आई है, फलाना वैक्सीन आई है, किस कंपनी ने बनाई है, किस देश ने बनाई है, बस बात खत्म। पर वो पूछ ही नहीं रहे, वो तो पूछ रहे हैं इसकी वर्किंग बताओ, ठीक है। तो इन चीजों का हमने ध्यान देना है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल है कि फैक्चुअल है। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट चीज है वो हमने देखना है कि भाई मैक्रो टॉपिक्स या मोस्ट रिपीटेड थीम्स। तो मोस्ट रिपीटेड थीम्स की एक हमने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है ना, मैक्रो टॉपिक्स की और माइक्रो टॉपिक्स की। तो उसमें से आपको अगर सी साइंस एंड टेक के मतलब ऑन एन एवरेज 10-15 क्वेश्चंस के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है, 10 से 15 के अराउंड, मतलब वेरी करता रहता है, पर फिर भी 12 के अराउंड, 12-14 क्वेश्चंस के अराउंड हर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे जो नया ट्रेंड है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देखने हैं, ठीक है ना। तो उनको लिस्ट डाउन करना है, मैक्रो टॉपिक्स एज वेल एज माइक्रो। मैक्रो एज वेल एज माइक्रो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल स्पेस के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्पेस का क्वेश्चन जो है वो वैसे तो मिशंस का है, पर अब मिशंस किसके, नासा के, ईएसए के, इसरो के। अब अगर बाहर के कोई मिशन पूछ रहा है तो उसकी वर्किंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीजें कि भाई फॉरेन कंट्रीज मिशंस, या उसके अलावा अगर इंडिया के इसरो मिशंस हैं, इसरो के मिशंस कैसे पूछ रहा है वो, कि सैटेलाइट्स के बारे में पूछ रहा है, ऑर्बिट्स के बारे में पूछ रहा है, प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहा है, या लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन जो हैं। तो उन सब चीजों पे हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो टॉपिक्स। तो ये आपके नोटबुक के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पेज जो है, 2 पेज इसके ही छोड़ देना, तो वो वहीं पे लिस्ट डाउन कर लेना, सो दैट आपको एक आइडिया सा रहे कि यार ये चीजें तो मेरे नोट्स में होनी ही चाहिए,
क्योंकि यही चीजें जो हैं वो आपके नोट्स का भी और आपके सिलेबस का 80 to 90% सिलेबस जो है वो कवर करेंगी, ठीक है। और यही मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड भी हैं, और उसके अलावा जो और भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स आपको मिलते हैं कि ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं यार, इसके अलावा जो नए टॉपिक्स आएंगे वो करंट में पढ़ेंगे ही। तो इसलिए ये चीज करनी है हमें, ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान देना है। अभी आते हैं सोर्सेज के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में। सोर्सेज, तो सोर्सेज सबसे पहले, अब देखो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए सबसे पहले बेसिकली हम क्या करेंगे, एक 6 to 10th की एनसीईआरटीज ये आपने जरूर पढ़नी है, 6 to 10th एनसीईआरटीज, ठीक है। इतना पढ़ लोगे बहुत है, बाकी जो बायोलॉजी का कुछ ना कुछ डिटेल में होगा वो मैं आपको खुद ही करवा दूंगा, ठीक है, सारा का सारा। पर एक बार ये 6 to 10th एनसीईआरटीज पढ़नी है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से वो सारी चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें रहेंगी वो हम क्लास में भी कवर अप करेंगे, बट एक बार आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान और मिल जाएगा कि बच्चों, क्योंकि ये जो है चीजें, अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है तो आप आर्ट्स किया आपने, और दूसरी चीज स्कूल में तो सबने 6 to 10th क्लास की ही है, पर इस टाइम तक चलो याद नहीं रहता, तो उस टाइम हमने इस लेवल का नहीं पढ़ा था जिस लेवल की अभी हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बनाई गई हैं बच्चों को पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों को पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज रखी जाती है, बहुत ज्यादा इजी तरीके से लिखा जाता है, समझाया जाता है डायग्राम्स के थ्रू या एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आपने 6 to 10th एनसीईआरटी जो है वो करनी है। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके लिए बेसिक्स जो कि हम सारे के सारे क्लासरूम के अंदर कवर अप करेंगे, कोई बुक वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स पीवाईक्यूज साथ साथ में हम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो भी होंगे, 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स जो पिछली सारी जो हैं चीजें वो सारी मैं ही आपको कवर अप करवा दूंगा, और जो अभी तक का जितना भी, जब तक हमारा सिलेबस होगा अभी तक का जितना भी करंट अफेयर रहेगा साइंस एंड टेक का, वो भी सारी चीजें मैं आपको साथ में करा दूंगा विद बेसिक्स एंड बैकग्राउंड, ठीक है। बेसिकली करंट अफेयर के अंदर क्या होता है कि आपको सारी चीजें बता रखी हैं उस न्यूज के बारे में, बट इतने अच्छे से वो चीजें बैकग्राउंड में नहीं समझा रखी होती। तो वो बता देंगे कि भाई ये हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ये हमने छोड़ी है जियो मेरी ऑर्बिट के अंदर, पर अगर आपको ऑर्बिट ही नहीं पता तो पहले हम वो सारी चीजें, सारे बेसिक चीजें करेंगे, वो इंजन्स करेंगे, रैम जेट, स्क्रैम जेट, ठीक है, वो जो भी है मिसाइल्स करें, क्रूज मिसाइल कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो वो उसके बाद जब आप समझ जाओगे फिर आप तभी के तभी नाम सुनते ही समझ आया करोगे कि हाँ ये ऐसे काम करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी पड़ेंगी क्लासरूम के अंदर। तो ये इसके लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, वो हम क्लासरूम में ही डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी हम क्लासरूम के ही अंदर ही डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। और बेसिक्स भी, जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे वो भी हम कवर अप करेंगे सारे, चाहे वो बायोटेक हो, स्पेस हो। अब बायोटेक से रिलेटेड जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बट वो 12th जो है, 12th की एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की, उसके अंदर थोड़ा अच्छे से कवर होता है। बट इसीलिए वो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता कि वो आपका दिमाग खराब हो जाएगा फालतू का। पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो 12th की बायोलॉजी, बट जरूरत नहीं है। 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी का हम सब
बायोटेक वाला जो पार्ट है उसके बेसिक्स जो हैं कि डिजीजेस कौन कौन से कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम क्लास में करेंगे ही ऑलरेडी, ठीक है, विद नोट्स। तो यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, ऑनलाइन नव्या। हाँ जी सुमित बेटा बताओ। तो एक बार सिलेबस लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या चीजें हम कवर अप करेंगे। आपको जनरल साइंस करवा रखा है पहले बेसिक वाली बैच के अंदर? अच्छा, आपका एनसीईआरटी वाला बैच आपने नहीं लिया है ना, तो इसके अंदर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ सेल एंड लाइफ, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, टिश्यूज, सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। तो जो भी सिस्टम्स रहेंगे सारे के सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, तो वो सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक उनको कराने का मतलब क्या है? उनको कराने का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट हमारी बॉडी की वर्किंग का पता चले। तो कल को जब आप ऑफिसर बनोगे तो आप फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी लेवल तक जब आप पहुंचोगे तो हेल्थ सेक्रेटरी बन सकते हो आप। तो हेल्थ सेक्रेटरी में तो डॉक्टर्स अगर आपको, तो अगर आपने हॉस्पिटल में जाके कोई इंस्पेक्शन करनी हो या चीजें देखनी हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया हो कि क्या चीज हो रहा है क्या चीज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में ही पहले पता हो, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और कि क्या क्या पॉलिसीज हैं क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सब चीजों की बेसिक बेसिक जानकारी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बायो को बहुत ज्यादा ही डीप में कि ये चीज क्या हो रही है, ये चीज क्या हो रही है, पसीने क्यों छूट रहे हैं फालतू में, है ना, कि उसका। तो अगर इतना ही पढ़ना था मेरे भाई तो नीट क्रैक करके एमबीबीएस करनी थी। तो मतलब कि जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है, +2 लेवल तक क्या जितना हमें पढ़ाया जाएगा तो उतना ही बहुत है। या जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत है आगे फर्दर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्हीं चीजों पे पीएचडी करने बैठ जाएंगे फिर तो भाई मैं भी एमबीबीएस का प्रोफेसर हो गया, है ना। फिर तो मैं मेडिकल प्रोफेसर हूं और मतलब कि मुझे भी डॉक्टर होना चाहिए, बट आई एम नॉट। क्यों?
क्योंकि मैं सिर्फ ये चीज नहीं पढ़ाता, इसके अलावा मैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो वो जनरल जनरल जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। सिस्टम्स, उसके बाद न्यूट्रिशन, डिजीजेस। अब डिजीजेस के बारे में क्वेश्चन जो है वो जूनोटिक है नहीं है, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरियल है या फंगल है, कौन सा है, वो सारी चीजों की नॉलेज कब होगी, जब हमें ये पता होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है क्या ये, ठीक है। उसके बाद हाँ, रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो ये है बेसिकली जनरल साइंस का, हमने इतना सा पढ़ना है, ठीक है। बट इतना सा है नहीं, ये सिर्फ मैंने मैक्रो टॉपिक्स लिखवाए हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है देखो, जनरल साइंस ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ही है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, पर स्टिल दे कैन बी यूज्ड इन मेंस आंसर। फॉर एग्जांपल, आपने एमआरएनए वैक्सीन समझानी थी, तो आपने एक आरएनए का स्ट्रक्चर लिया, उसके उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत समझाया कि भाई यहाँ से ये आगे मैसेंजर आरएनए जो है ये ऐसे काम करता है, ये काम करता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप डायग्राम के जरिए समझा सकते हो, ठीक है। बट इन पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो रिसेंट डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी के अंदर होंगी, वैक्सीन वगैरह के अंदर होंगी, वो उन्हीं पे आएगा। तो इसके अंदर अगर हम आगे बात करें, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, तो वो जनरल साइंस जो था वो उसी के अंदर था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो बेसिक्स एंड बैकग्राउंड ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया, ठीक है। तो क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। फिर आता है स्पेस टेक, फिर उसके बाद आता है आईटी, ठीक है। आईटी या आईसीटी बोल लो, आईटी, आईटी टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर साइंस, देन emerging technologies, robotics and AI, renewable energy, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्लांट्स, ठीक है। वो सारी चीज़ें, या ग्रीन बिल्डिंग का टाइडल वेव एनर्जी जो भी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर करनी पड़ेंगी, ठीक है।
बायोटेक्नोलॉजी होगी, बाकी तो इसके अंदर कवर अप हो ही जाएगा। हाँ, एक और है आईपीआर, ठीक है। तो पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हाँ, देन लास्ट में अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, अचीवमेंट्स एंड हिस्ट्री लिख लेना, अचीवमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया। एक सेकंड में दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, तो इस पे ना फुल फ्लेज क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा, वैसे जो ये टॉपिक है, पहला टॉपिक हम ये करेंगे, दूसरा टॉपिक हम यही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये फिर बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी वो कवर अप हो जाएंगी। और उसके बाद जो अचीवमेंट्स होंगी, आपको थोड़ा बहुत एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, क्या चीजें हैं, क्या चीजें थी, है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसके अंदर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी सुमित जी, सुमित, नव्या, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? तो अब सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले आपका काम है कि सिलेबस जो है नोट इट डाउन इन योर नोट्स। और जब सिलेबस पढ़ोगे, आपने पढ़ना कहाँ से? सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है डू नॉट नीड एनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको बस उतना पढ़ना है जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना एक लेमैन को आप समझा सको और उस चीज की वर्किंग को आप इजीली समझ सको। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देखने जाते हो, तो वो जो टेक्नीशियन वहां पे होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें समझाएंगे कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। बट आपको कितना समझना है कि देखो भाई, पानी आ रहा है, टरबाइन लगी हुई है, यहां पे टरबाइन घूम रही है, ठीक है, उस टरबाइन से नीचे जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर घूम के बिजली बन रही है जो कि हम स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, बस दैट्स इट। अब वो चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएगा। मैं एक अभी जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक वो मलाना पावर प्रोजेक्ट है ना, मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो वो नदी से नहीं है, मतलब कि वो नदी से नहीं चलता। जैसे बाकी क्या होते हैं कि डैम बना रखा है, डैम से पानी जाता है तो वो टरबाइन घुमाता है, तो फिर वो काम करता है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पाइप्स लगा रखी हैं, वो ऊपर से पानी आता है पाइप्स के थ्रू, ठीक है, आता तो नदी से ही है वो भी बेसिकली, बट उसके अंदर मतलब के डैम के जरिए नहीं आता, वो पाइप्स के थ्रू आता है और टरबाइंस में प्रेशर क्रिएट करता है, टरबाइंस घूमती हैं, बिजली तैयार होती है। ठीक है, तो आपको उतना जरूरी है समझना। हाँ, मेगावाट क्या है, किलोवाट क्या है, गीगावाट क्या है, वो सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना, ये चीजें हैं बस। ठीक है जी, तो एक तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद दूसरा काम आपने करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। एनालिसिस, ये एनालिसिस करने के बाद आपने मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग करनी है। आई विल चेक इट, ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो यहाँ पे चेक करने का मतलब सवाल नहीं उठता, मतलब भी नहीं है कोई चेक करने का।
पर आई जेन्युइनली वांट कि आप एग्जाम क्रैक करो, ठीक है। तो कई बार देखो हमारा क्या है पता क्या, वो ना एक सरताज का गाना आया था कि चार ही तरीके ना बंदा करे काम सदा, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल, ठीक है। तो या तो बंदा शौक के साथ करता है, या फिर प्यार के साथ, या फिर लालच देकर, या फिर डंडे के साथ, ठीक है। तो अब आपको वो डिसाइड करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जेन्युइनली हमेशा ये चाहता हूं जिसको मैंने पढ़ाया है कि भाई वो बंदा कामयाब हो और एग्जाम क्रैक हो उसका, ठीक है। जिस मोटिव के लिए वो यहाँ पे हमारे पास आया था वो मोटिव उसका पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब आपके अंदर वो चीज आलस आएगा, अब मैंने तो आपको बोल दिया, ठीक है, बट आप वो चीज करो ना करो वैसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम 2 घंटे क्लास ले लेंगे, उसके बाद मैं घर पे थोड़ी साथ में जाऊंगा, या मैं आपको बार बार वो चीज बोलूंगा थोड़ी कि भाई किया नहीं किया, किया नहीं किया। अब जिसके अंदर वो चाह होगी वो कर लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्टिल आफ्टर दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, मतलब कि नेक्स्ट मंडे आई विल चेक इट, ठीक है, कि आपने किया या नहीं किया, या आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हुआ किस चीज को लेके हुआ, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो डेली, ठीक है ना। पर ये चीज करनी जरूरी है, क्योंकि यही चीज जो है इसी चीज को हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर निकालने के लिए स्मार्ट वर्क भी जरूरी है और हार्ड वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क क्या है? डेडिकेशन, टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फोकस करना, ये सारी चीजें क्या है? हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क इज दिस। अगर आप कहोगे भाई हार्ड वर्क मत करो, वो इंस्टा की रील्स देख देख के स्मार्ट वर्क करो, डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, वो तो पागल हो रखे हैं इंस्टाग्राम वाले, मीम वाले तो। बट यूपीएससी के लिए हमें दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क से हमने ये चीज जान ली कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है बस। पर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, टेस्ट देने हैं तो देने हैं, रिवीजन करनी है तो करनी है, दैट इज हार्ड वर्क। बीइंग डेडिकेटेड, बीइंग फोकस्ड, ठीक है, बीइंग कंसिस्टेंट। यूपीएससी के अंदर जो कंसिस्टेंट है उसका पेपर निकल जाता है, बस बात समझ लो। ये कंसिस्टेंसी जो है वही मैटर करती है। अगर आपने छोड़ दिया कि यार नहीं आज छोड़, कल पढ़ेंगे, कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेंगे, कल आप 2 घंटे ज्यादा क्या 2 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ोगे, बल्कि आज से भी कम पढ़ोगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए पढ़ना नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है बस। एवरेज बंदा भी पेपर निकाल लेता है, ठीक है। टॉपर्स जो हैं वो ईगो के अंदर वो रह जाते हैं, जो स्कूल में कॉलेजेस में टॉपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच। यहां तक कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना कल की क्लास में, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। चलो जी, थैंक यू सो मच।